बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे और लेक्चर्स को प्रॉपरली फ़ॉलो कर रहे होंगे। सबसे पहले एज़ यूजुअल जैसे आपको इंट्रोडक्शन देते हैं, चैनल का नाम जो है वो कॉनिकल फ्लास्क है। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको वीडियोस पसंद आएँ तो इनको लाइक भी करें और कोई अच्छा कमेंट भी देंगे तो ये और हौसला अफजा बात होगी। बेंजीन का टॉपिक हमारा लास्ट टॉपिक है जो हमने प्रीवियसली डिस्कस किया था। आज इसकी स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन को हम दी एंड करेंगे, ख़त्म करेंगे। इसमें हमारे पास बेटे आज जो चीज़ पढ़ी जाएगी उसे कहा जाता है रेजोनेंस। रेजोनेंस को दो तरह से एक्सप्लेन किया जाएगा आज। एक तो ये कि रेजोनेंस के स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं और दूसरा आपके पास जो है रेजोनेंस एनर्जी से क्या मुराद है। ये बेंजीन के लिए दो अहम बातें थी। मैं आपको थोड़ा सा प्रीवियसली जो अपना लास्ट लेक्चर है उससे रिकैपिचुलेट कर देता हूँ। लास्ट लेक्चर में हमने ये पढ़ा था कि बेंजीन मॉलिक्यूल स्टेबल होता है और वो स्टेबल इस वजह से होता है क्योंकि उसमें तमाम कार्बन sp2 हाइब्रिड हैं और sp2 हाइब्रिड कार्बन्स के पास एक अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल होता है। और सारे के सारे कार्बन जो रिंग के अंदर अवेलेबल हैं उनके पास अगर एक p ऑर्बिटल होगा तो वो p ऑर्बिटल क्या करेगा, इक्वल चांसेस के साथ ओवरलैपिंग करेगा विद द नेबरिंग ऑर्बिटल, जिसका रिजल्ट ये निकलेगा कि हमारे पास एक डी लोकलाइज पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड बनेगा। और ये जो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है ये रिंग की शक्ल में अबव एंड बिलो द हेक्सागोनल प्लेन एग्जिस्ट करेगा। इस डी लोकलाइज पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड की वजह से बेंजीन मॉलिक्यूल क्या होता है, एक्स्ट्रा स्टेबल होता है। इसी फिनोमेना को नाम दिया जाता है रेजोनेंस का। इस रेजोनेंस की वजह से बेंजीन का स्ट्रक्चर कैसा नज़र आता है हम आज देख लेते हैं। रेजोनेंस है क्या? बेसिकली रेजोनेंस को हम कहते हैं द पॉसिबिलिटी ऑफ डिफरेंट पेयरिंग स्कीम्स ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एटम इज़ कॉल्ड रेजोनेंस। पेयरिंग स्कीम से मुराद यही है कि हमारे पास कोई भी दो पाई ऑर्बिटल या कोई से भी अनहाइब्रिड ऑर्बिटल आपस में कितने बॉन्ड्स बना सकते हैं और कहाँ कहाँ बॉन्ड बना सकते हैं। एंड द स्ट्रक्चर्स दस अरेंज्ड आर कॉल्ड रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स। बेंजीन के लिए आपके पास जो रेजोनेंस कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ किए गए हैं इनमें आपके पास बेटे दो स्ट्रक्चर्स बनाए गए थे। एक आपके पास रेजोनेंस कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ किया गया था लाइक दिस। इसको नाम दिया जाता है बेटे, ये है आपके पास कीक्यूल मॉडल। और ये जो दरमियान में डबल एरो यूज़ किया गया है, इस डबल एरो को हम रेजोनेंस के लिए शो करते हैं, यानी ये वाला मॉलिक्यूल इसमें या ये वाला मॉलिक्यूल दोबारा इसमें कन्वर्ट हो सकते हैं। इसके अलावा बेंजीन की जो पेयरिंग स्कीम्स एक्सप्लेन की गई थी, इन पेयरिंग स्कीम्स में एक पेयरिंग स्कीम कुछ इस तरह की भी थी और इस पेयरिंग स्कीम के अंदर आपके पास जो बॉन्ड्स बनते हैं वो कुछ इस तरह के बनते हैं कि आपके पास बेटे यहाँ पर ये तीन तरह के डबल बॉन्ड आएंगे। इस किस्म के जो मॉडल को हमने प्रेजेंट किया था तो इसका नाम रखा गया था ड्यूअर मॉडल। और ये जो ड्यूअर मॉडल है इसमें तीन स्ट्रक्चर्स बनाए गए। इन दोनों का कंपैरिजन क्या हो सकता है? These are 5 different resonance contributing structures of benzene। ये 5 मुख्तलिफ पेयरिंग स्कीम्स हैं जिनकी वजह से बेंजीन का स्ट्रक्चर हम एक्सप्लेन करते हैं। इन स्कीम्स में अगर हम कीक्यूल मॉडल को देखें तो बेटा इसमें सारे के सारे जो कोवलेंट बॉन्ड्स हैं, ऑल कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड्स, दे आर ऑफ सेम लेंथ। ये इसका सबसे बड़ा फ़ायदा था। ड्यूअर मॉडल में क्या था? बॉन्ड्स प्रेजेंट एट, अच्छा जी चले हम नंबरिंग करते हैं पहले। अगर ये नंबर कार्बन नंबर 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, तो कार्बन 1 और कार्बन 4 C1 C4 दोबारा देखते हैं। अगर ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है और 6 है, कार्बन 2 एंड 5 एंड अगर यहाँ दोबारा करें 1 2 3 4 5 6, 3 एंड 6 आर ऑफ एक्सटेंडेड
बॉन्ड लेंथ। आपके पास बेटे इन दोनों मॉडल्स के अंदर डिफरेंस क्या आया? क्यूल मॉडल जो है इसे इसलिए ज़्यादा पसंद किया गया क्योंकि इसमें जितने कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड हैं या पाई बॉन्ड हैं ये इक्वल लेंथ के हैं। ड्यूअल मॉडल में रिजेक्शन की एक वजह यह बनी कि इसमें जितने बॉन्ड्स हैं उनमें से C1 C4 वाला बॉन्ड या C2 C5 वाला बॉन्ड या C3 C6 वाला बॉन्ड ये एक्सटेंडेड लेंथ का है। यानी ये फर्स्ट कार्बन इस फोर्थ कार्बन के अनहाइब्रिड ऑर्बिटल से बॉन्ड बनाएगा, ये सेकंड फिफ्थ के साथ या थर्ड सिक्स के साथ। दूसरी बात, सेकंड पॉइंट ये था इन क्यूल मॉडल ऑल बॉन्ड्स आर प्रेजेंट at an angle of 120 डिग्री। और बेटा ये 120 डिग्री जो है ये बड़ा सूटेबल एंगल है जिस पे हम इन बॉन्ड्स को रेजोनेट कर सकते हैं। यानी ये वाला बॉन्ड बड़ी आसानी से अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ देगा, ये बड़ी आसानी से यहाँ देगा, ये बड़ी आसानी से यहाँ पे देगा। और जब ये सारे इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे तो ये स्ट्रक्चर बन जाएगा। यानी ये बॉन्ड इधर जाएगा तो डबल बॉन्ड, ये आगे जाएगा तो डबल बॉन्ड, ये आगे जाएगा तो डबल बॉन्ड। और जब यहाँ से हम देखें तो ये वाले इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ पे जाएं, ये यहाँ पे जाएं या ये यहाँ पे जाएं तो दोबारा से आपके पास यही स्ट्रक्चर बन जाएगा। इन दोनों में एक दूसरे के साथ पेयरिंग स्कीम ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन जनरेट करना सबसे आसान है। तो इस पे बॉन्ड एंगल 120 है। लेकिन ड्यूअल के अंदर जो है ये जो तीन बॉन्ड हैं इसको हम यूँ लिख देते हैं, एक्सटेंडेड बॉन्ड्स शो awkward angle that may interrupt resonance। यानी आपके पास यहाँ पर ये जो तीन बॉन्ड है एक्सटेंडेड लेंथ वाले, एक तो ये वैसे ही पॉसिबल नहीं है, लेकिन इसके अलावा इनको अगर रेजोनेट करना हो तो यहाँ से जो एंगल 1 से 2 पे जाने का है ये बड़ा ऑकवर्ड एंगल है। इसमें सिर्फ यहाँ से बॉन्ड ब्रेक नहीं करना पड़ेगा बल्कि फोर्थ कार्बन से भी ब्रेक करना पड़ेगा और 2 और 5 के दरमियान जनरेट करना पड़ेगा। तो ये ऑकवर्ड एंगल जो है इस एंगल के हिसाब से इस स्ट्रक्चर को जो है वो इतना ज़्यादा फेम हासिल नहीं हुआ था। इन पॉसिबिलिटीज़ की वजह से क्यूल मॉडल जो है वो ज़्यादा हाईली अप्रिशिएट किया गया और ड्यूअल मॉडल जो है वो इसको आमतौर पे इतना एप्रिसिएशन नहीं मिली। रेजोनेंस का रूल ये है कि आम तौर पर जो मॉलिक्यूल जितने ज़्यादा पेयरिंग स्कीम्स देंगे वो उतने ही ज़्यादा स्टेबल होंगे। होना ये चाहिए था कि ड्यूअल मॉडल 3 पेयरिंग स्कीम दे रहा है तो ये ज़्यादा स्टेबल हो, कि क्यूल मॉडल 2 पेयरिंग स्कीम दे रहा है ये कम स्टेबल हो। लेकिन बिकॉज ऑफ दीज पॉइंट्स ड्यूअल मॉडल जो है इसे कहा गया कि ये हमारे बेंजीन का माइनर कंट्रीब्यूटर है। और बेशक ये 2 स्ट्रक्चर्स हैं लेकिन इन 2 अच्छे पॉइंट्स की वजह से इसको कहा गया कि क्यूल मॉडल जो है ये बेंजीन का मेजर कंट्रीब्यूटर है। तो मेजर कंट्रीब्यूशन क्यूल मॉडल की थी और माइनर कंट्रीब्यूशन जो है वो आपके पास ड्यूअल मॉडल की थी। अच्छा, अब इसमें क्या होगा कि आपके पास जब दोनों तरफ से हमने इन पॉइंट्स को डिस्कस कर लिया तो बेटे आखिर में हम ये कह देते हैं कि ऑल बॉन्ड्स इन क्यूल मॉडल हैज़ बॉन्ड लेंथ इट इज़ 1.39 एंगस्ट्रॉम या इसको 1.40 एंगस्ट्रॉम भी कहते हैं। तो असल में ये रेजोनेंस कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स थे जो कि हमने यहाँ पे ड्रॉ किए। इसके अलावा बेंजीन के रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स में हमने एक बात ये भी सीखी थी कि असल में ये जो 5 स्ट्रक्चर्स हैं इनकी कंट्रीब्यूशन का कोई मकसद नहीं है अनटिल कि हम बेंजीन का कोई प्रॉपर स्ट्रक्चर ड्रॉ करें। तो आपको लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि जो रॉबिन्सन नाम से एक साइंटिस्ट हैं उन्होंने ये डिक्लेयर किया था कि असल में ये कंट्रीब्यूशंस इतनी ज़्यादा फास्ट होती हैं कि हम बेंजीन के लिए बजाय डबल बॉन्ड को सेपरेटली ड्रॉ करने के हम यहाँ पर एक साइक्लिक रिंग ड्रॉ कर देते हैं। तो इसको कहते हैं ये रेजोनेंस हाइब्रिड मॉलिक्यूल है जो बेंजीन का रेजोनेंस स्ट्रक्चर है
और ये रेजोनेंस कंट्रीब्यूटिंग फॉर्म्स हैं, जिसमें कीक्यूल मॉडल है या ड्यूअर मॉडल। ये आपके सामने बेटे मैंने सारे पॉइंट्स लिख दिए हैं। आप अगर इन पॉइंट्स को एक्सप्लेन करेंगे तो इस तरह से बेशक डिफरेंस की फॉर्म में एक्सप्लेन कर दें, आप पैराग्राफ की फॉर्म में भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, लेकिन इन पॉइंट्स से आप कह सकते हैं कि जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन है, ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन जो है ये आपके पास कीक्यूल मॉडल को फेवर दे रहा है और ड्यूअर मॉडल को जो है ये फेवर प्रोवाइड नहीं कर रहा। ठीक है जी, यहाँ तक बात समझ में आती है। चले मैं इसको जो है वो नेक्स्ट हेडिंग की तरफ लेके चलता हूँ और वो है रेजोनेंस एनर्जी। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ऊपर डेफिनेशन लिख देता हूँ। आप अगर इसको नोट कर रहे हैं तो साथ साथ आप नीचे वाले पोर्शन को नोट कर लें। जितनी देर में मैं यहाँ पे डेफिनेशन लिखता हूँ रेजोनेंस एनर्जी के लिए, उतनी देर में आप बाकी का क्लियर कर लें। ठीक है जी। Resonance energy of a compound shows extra stability of the molecule in a conjugated system. कॉन्जुगेटेड सिस्टम से मुराद क्या है कि अगर हमारे पास बेटे पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं जिसको हम अनहाइब्रिड पी ऑर्बिटल से हासिल कर रहे हैं और ये कंसेक्टिवली तमाम कार्बन्स के ऊपर मौजूद हैं, तो ये सारे के सारे कार्बन्स क्या करेंगे, अपने आप को ज्वाइन कर लेंगे, कंबाइन कर लेंगे विद दीज पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो आपके पास जो सिस्टम बनेगा बेटा ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम होगा। इस कॉन्जुगेटेड सिस्टम को हम कंपेयर करते हैं विद an isolated molecule। तो हमने यहाँ पे ये करना है कि एक आइसोलेटेड मॉलिक्यूल की एनर्जी कैलकुलेट करनी है और उस आइसोलेटेड मॉलिक्यूल की एनर्जी को कंपेयर करना है विद कॉन्जुगेटेड सिस्टम। और जब कॉन्जुगेटेड सिस्टम से कंपेयर करेंगे तो जो स्टेबिलिटी हमें इस सिस्टम में नज़र आ रही होगी वो आपके पास कहलाएगी रेजोनेंस एनर्जी। इस मकसद के लिए हमारे पास एक ग्राफ ड्रॉ किया जाता है और इसी ग्राफ की मदद से जो है वो हम सारी की सारी वैल्यूज़ को जो है वो एक्सप्लेन करते हैं। हमने कैलकुलेट क्या करना है, हम कैलकुलेट करेंगे हीट्स ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ साइक्लिक या साइक्लोहेक्सेन। ठीक है जी, ये एक कंपाउंड है जो हमारा प्रोडक्ट है और ये साइक्लोहेक्सेन के नाम से जो है वो जाना जाता है। आपके पास जो है इसको साइक्लोहेक्सेन की बजाय आप लिखें हाइड्रोजनेशन ऑफ डिफरेंट अनसैचुरेटेड हेक्सीन्स कर लें। ठीक है, हेक्सीन कर लेते हैं। ये क्या है मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ जी। लेट्स से कि ये हमारे पास एक टेबल है या ग्राफ है। इस ग्राफ में हमारे पास यहाँ पर जो एनर्जी है ये हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन डेल्टा एच की वैल्यू है, इसको हम यहाँ पे प्लॉट कर रहे हैं। और हमारे पास जो प्रोडक्ट बनता है यानी ये जो एनर्जी लेवल है ये एनर्जी लेवल ड्रॉ किया जा रहा है फॉर साइक्लोहेक्सेन। ये हमारा प्रोडक्ट है। हमारा एम अनसैचुरेटेड हेक्सीन्स है यानी डबल बॉन्ड्स हैं और उन डबल बॉन्ड्स के हिसाब से हमने हेक्सेन का प्रोडक्ट बनाना है। वो ये कहते हैं कि अगर हमारे पास एक डबल बॉन्ड क्रिएट किया जाए और मॉलिक्यूल का फार्मूला लिख दिया जाए साइक्लोहेक्सीन, और इस साइक्लोहेक्सीन को क्या करें हम रिएक्ट करवा दें, किससे रिएक्ट करवा दें, हाइड्रोजन से रिएक्ट करवा दें इन द प्रेजेंस ऑफ निकल 200 से 300 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो अब क्या होगा कि ये साइक्लोहेक्सीन इस डबल बॉन्ड को ब्रेक करेगा और हाइड्रोजन को ऐड कर लेगा, लेकिन हाइड्रोजन ऐड करने से ये कन्वर्ट हो जाएगा किस में, साइक्लोहेक्सेन में। डबल बॉन्ड टूटने पे साइक्लोहेक्सेन बनने पे ये एनर्जी रिलीज़ करेगा
और इसकी रिलीज़ होने वाली एनर्जी बराबर होगी -120 किलो जूल पर मोल के। इस एनर्जी को जो यहाँ पे रिलीज़ हुई है, इसके लिए टर्म इस्तेमाल की जाती है हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन, हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन। ठीक है जी। फिर वो ये कहते हैं कि अगर आपके पास बेटे एक मॉलिक्यूल है और उस मॉलिक्यूल में साइक्लोहेक्सीन की तरह 2 डबल बॉन्ड बना दिए गए, तो ये वाला मॉलिक्यूल आपके पास कहलाएगा साइक्लोहेक्साडाइईन। ये है जी 1 2 3 4 1 3 साइक्लोहेक्साडाइईन। चलो मैं 1 3 ऊपर लिख देता हूँ। 1 3 साइक्लोहेक्साडाइईन। 2 डबल बॉन्ड तोड़ने हैं। एक डबल बॉन्ड तोड़ने के लिए कितने हाइड्रोजन चाहिए थे? 1 मोल चाहिए था। 2 डबल बॉन्ड तोड़ने हैं, कितने हाइड्रोजन चाहिए? 2 मोल चाहिए। अगर इन द प्रेजेंस ऑफ निकल 200 से 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये रिएक्शन होगा तो क्या होगा? ये दोनों डबल बॉन्ड टूटेंगे। कैलकुलेशन ये कहती हैं कि एक बॉन्ड टूटने पर अगर 120 किलो जूल पर मोल हीट रिलीज़ हो रही है, तो बेटे 2 बॉन्ड टूटने पे कितनी हीट रिलीज़ होनी चाहिए? इसको हम डबल कर लेते हैं। -120 मल्टीप्लाई बाई 2 इज़ इक्वल टू -240 किलो जूल पर मोल। ये दोनों बॉन्ड टूटेंगे तो हमारे पास फाइनली क्या बन जाएगा? साइक्लोहेक्सेन बन जाएगा। लेकिन देखने में ये आया है कि एक्चुअल में हमारे पास जो वैल्यू आ रही है फॉर साइक्लोहेक्साडाइईन, इसकी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू बेटे, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू जो है ये कितनी है? ये -231 किलो जूल पर मोल। ये -231 वाली वैल्यू जो है ये भी एक्सपेक्टेड वैल्यू के तकरीबन आलमोस्ट जो है वो क्या है? बराबर है। अच्छा, अगर मैं आखिर में उस मॉलिक्यूल के लिए ट्राई करूं कि जो मॉलिक्यूल आपके पास जो है यहाँ पे टारगेट है, कि मैं एक ऐसा मॉलिक्यूल ड्रॉ करता हूँ कि जिसमें 1 2 3 डबल बॉन्ड है और ये आपके पास 1 3 5 साइक्लोहेक्साट्राईन है, तो बेटे इसको ब्रेक करने के लिए हमें कितने हाइड्रोजन चाहिए? 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 3 मोल्स चाहिए हाइड्रोजन के। तो अगर 3 मोल्स चाहिए हाइड्रोजन के, निकल की प्रेजेंस में 200 to 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होगा, तो ये एक ऐसा मॉलिक्यूल है बेटे जिसको हमने कंसिडर किया है कि ये आइसोलेटेड मॉलिक्यूल है, अनकॉन्जुगेटेड है। तो अगर अनकॉन्जुगेटेड को देखें तो एक बॉन्ड के लिए अगर 120 किलो जूल पर मोल हीट चाहिए, 2 के लिए 120 मल्टीप्लाई बाई 2 240 चाहिए, तो 3 के लिए कितनी हो सकती है? ये अबाउट 360 किलो जूल पर मोल हीट हो सकती है। असल ट्विस्ट यहाँ पे है, हमने ये देखा कि अगर बेंजीन मॉलिक्यूल आ जाए जो कि बिल्कुल साइक्लोहेक्साट्राईन जैसा है, तो बेटे आपके पास बेंजीन मॉलिक्यूल में तीनों के तीनों डबल बॉन्ड क्या होते हैं? कॉन्जुगेटेड होते हैं, यानी ये अपनी पोजीशन को मूव करते रहते हैं। ओरिजिनल बेंजीन के साथ जब हमने एक्सपेरिमेंट किया तो ये पता चला कि इसके 3 बॉन्ड अगर तोड़ने पड़ें तो इसके 3 बॉन्ड टूटने पर जो हीट रिलीज़ होती है वो -208 किलो जूल पर मोल हीट रिलीज़ होती है। यानी जो आइसोलेटेड और कॉन्जुगेटेड सिस्टम है इसके दरमियान तकरीबन 152 किलो जूल पर मोल हीट का डिफरेंस आ गया। बेंजीन मॉलिक्यूल ने 152 किलो जूल पर मोल हीट क्या कर ली है? एब्जॉर्ब कर ली है। तो अगर इतनी सारी हीट ये एब्जॉर्ब कर लेगा तो इसका मतलब ये है कि बेंजीन इज़ 152 किलो जूल पर मोल टाइम्स मोर स्टेबल एज़ कम्पेयर टू दिस आइसोलेटेड मॉलिक्यूल जो कि हमारे पास 135 साइक्लोहेक्साट्राईन है। तो अगर ये हीट रिलीज़ नहीं हो रही और ये एब्जॉर्ब हो रही है तो इसका मतलब क्या है कि बेंजीन की स्टेबिलिटी इसके मुकाबले में ज़्यादा है। बाकी की हीट जो यूटिलाइज़ होती है या इस्तेमाल नहीं होती या रिलीज़ नहीं होती, इसके लिए टर्म इस्तेमाल किया गया, ये क्या है? ये रेजोनेंस एनर्जी ऑफ बेंजीन है। तो 152 किलो जूल पर मोल जो हीट है ये आपके पास क्या है? रेजोनेंस एनर्जी ऑफ बेंजीन। और बेंजीन की जो ओरिजिनल वैल्यू है जो कि रिलीज़ होती है वो -208 किलो जूल पर मोल है। ठीक है जी। तो इस किस्म की जो आपके पास
डिस्क्रिप्शन है, इस डिस्क्रिप्शन को आपने याद रखना है। इस डिस्क्रिप्शन में हमने दो तरह के मॉलिक्यूल्स को फाइनली कंपेयर किया है। इस कंपैरिजन में एक हमारे पास बेटे हाइपोथेटिकल मॉलिक्यूल है, और वो हाइपोथेटिकल मॉलिक्यूल जो है 135 साइक्लोहेक्साट्राईन है, जिसके लिए हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इतनी हीट प्रोड्यूस होगी, यहाँ पे माइनस का साइन आ जाएगा। और ओरिजिनली क्या होता है कि हमारे पास बेंजीन है, बेंजीन थोड़ी सी हीट प्रोड्यूस करता है और इतनी हीट कंजर्व कर लेता है। वो हीट जो एब्जॉर्ब हो गई है और सिस्टम में अवेलेबल है, दैट हीट इज़ नोन एज रेजोनेंस एनर्जी ऑफ बेंजीन। तो आपने बेटा जब रेजोनेंस एनर्जी की बात करनी है तो इसी तरह से ये ग्राफ प्लॉट करना है, 1 2 3 मॉलिक्यूल्स का कंपैरिजन देना है और आखिर में फाइनल मॉलिक्यूल को कंपेयर कर देना है विद द ओरिजिनल बेंजीन मॉलिक्यूल। इन सारे कंपाउंड्स जो हैं इंक्लूडिंग बेंजीन, इनका जो फाइनल प्रोडक्ट होगा बेटा वो यही साइक्लोहेक्सेन होगा जो आपको यहाँ पर हासिल हो रहा है। तो स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन के हिसाब से हमारा ये टॉपिक जो है वो बेटा कंप्लीट हो गया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी कुछ प्रिपरेशन देखेंगे, और प्रिपरेशन के अलावा हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ को भी जो है वो थोड़ी सी नज़र डालेंगे, और अगर कोई हमारे पास रिएक्शन डिटेल के साथ हैं तो इसके हम मैकेनिज़्म वगैरह लिखने की भी कोशिश करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।